आज के इस वीडियो में व्यष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है परिचय, उसी का आज हम लोग शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे, यानी लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आप चैप्टर से रिलेटेड सभी चीज को कवर करेंगे, थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और जो भी आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड की जाती है तभी आपका चैप्टर का प्रिपरेशन सही से हो पाएगा, तभी आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छी तरह से कर पाएंगे। इस वीडियो के अंतर्गत जितने सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से आपको क्वेश्चन से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, आउट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे और नोट बनाने का भी प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से आपका स्टार्ट होता है, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने टोटल 8 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि अवसर लागत से आप क्या समझते हैं। ठीक है, अवसर लागत के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है थ्योरी में कि अपॉर्चुनिटी जो कॉस्ट होता है वो क्या होता है। तो ये जो होता है अर्थव्यवस्था में किसी एक वस्तु की अतिरिक्त मात्रा का अवसर लागत दूसरी वस्तु की त्याग की गई मात्रा होती है। सिंपल डेफिनेशन है, यानी दूसरी वस्तु को त्यागने में जो भी लागत होती है उसी को क्या बोलेंगे, अवसर लागत बोलेंगे। ठीक है, यानी दूसरी वस्तु एक अतिरिक्त इकाई जो भी मतलब उसका त्याग किया जाता है, उसको मतलब रिमूव किया जाता है पूरा एकदम इसमें ऐसे समुच्चय में से यानी सेट में से, तो वहां जो अवसर लागत में जो परिवर्तन आती है, वहां जो लागत में परिवर्तन आता है उसी को क्या बोलते हैं, अवसर लागत यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताओं को लिखें। ठीक है, उत्पादन संभावना वक्र यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो होता है, यानी जो आपका स्लोप होता है उसी की विशेषता यानी करैक्टर को आपको लिखने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो उत्पादन संभावना की वक्र निम्नलिखित है, यानी हम लोगों ने पॉइंट व्यू के पॉइंट बाय पॉइंट हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा था। तो सबसे फर्स्ट जो मतलब विशेषता होती है, उपलब्ध संसाधनों के पूर्ण तथा कुशल प्रयोग की स्थिति में दोनों वस्तुओं की उत्पादन की मात्रा को एक साथ बढ़ाया नहीं जा सकता है। ठीक है, यानी उत्पादन संभावना वक्र जो है ये क्या दिखाता है, दो वस्तुओं की मात्रा को दिखाता है कि सीमित साधन है, और दोनों वस्तु की मात्रा को दिखाता है कि ये सीमित साधन का उपयोग करते हुए कुशलतम रूप से यानी तकनीकी का उपयोग करते हुए ये सीमित साधन से कितने वस्तु बनाए जा सकते हैं, यानी इनकी मात्रा कितनी बढ़ाई जा सकती है, कितनी घटाई जा सकती है, यानी ये दोनों वस्तु जो है कितना बनाया जा सकता है, कितने मात्रा में कौन सा वस्तु का मतलब एक तरह से बनावट हो सकती है उसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों के बीच के रिलेशन को बताता है उत्पादन संभावना वक्र। ठीक है, तो यानी उत्पादन संभावना वक्र में ये विशेषता होती है कि दोनों वस्तु की मात्रा को आप एक साथ नहीं बढ़ा सकते हैं। अगर एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरी वस्तु की मात्रा घटने लगेगी, अगर दूसरी वस्तु की मात्रा को घटाएंगे तो पहली वस्तु की मात्रा बढ़ने लगेगी। ठीक है, अब दूसरा जो करैक्टर है वो क्या है कि एक वस्तु की उत्पादन मात्रा को बढ़ाने हेतु दूसरी वस्तु की उत्पादन मात्रा को घटाना पड़ता। वही बात है, यानी अगर एक वस्तु की अगर मात्रा को उत्पादन मात्रा को अगर आप बढ़ाना चाहेंगे, इंक्रीज करना चाहेंगे, तो दूसरी वस्तु की उत्पादन मात्रा वहां घट जाएगा, क्योंकि दूसरी आप जो एक वस्तु की जो उत्पादन मात्रा को जो बढ़ा रहे हैं तो वहां जो बनाने के लिए संसाधन चाहिए, साधन चाहिए, तो आप साधन कहां से लाएंगे, साधन तो आपके पास सीमित है। ठीक है, अगर एक वस्तु की मात्रा को अगर बढ़ा देंगे, उत्पादन मात्रा को बढ़ा देंगे तो साधन आपके पास कम बचेगा, तो कम बचेगा और दूसरा वस्तु जो बचा हुआ है तो उसका कम उत्पादन होगा, क्योंकि साधन आपका कम हो गया, और साधन जो है वह क्या है, सीमित है, लिमिटेड में है। तीसरा जो है तकनीकी के स्तर को स्थिर माना जाता है, यानी तकनीकी का अगर इस्तेमाल किया जाए, अगर तकनीकी का अगर प्रयोग किया जाए तो उत्पादन संभावना वक्र जो है एक तरह से उसमें सही ढंग से परफिट नहीं होता, यानी अपने जो वक्र होते हैं अपने डायरेक्शन में सही ढंग से कार्य नहीं कर पाते हैं। इसलिए तकनीकी के स्तर को स्थिर माना जाता है, कांस्टेंट माना जाता है, यानी दोनों वस्तु को उत्पादन करने में तकनीकी को बराबर में लिया जाता है या फिर उसको कांस्टेंट माना जाता है। अब चलिए चौथा जो पॉइंट है वो क्या है कि दिए गए संसाधनों के प्रयोग से केवल 2 प्रकार की वस्तुओं को उत्पादित किया जा सकता है, यानी आपको संसाधन दिए जाते हैं, जो भी प्रोडक्ट, जो भी मतलब कच्चा मटेरियल आपको दिए जाते हैं, रॉ मटेरियल, उनसे आप 2 ही प्रकार की वस्तु का निर्माण कर सकते हैं। आप 2 प्रकार की वस्तु का निर्माण कितने मात्रा में पहला वस्तु का करेंगे या फिर दूसरा वस्तु का कितने मात्रा में उसका उत्पादन करेंगे, वो उत्पादन संभावना वक्र दर्शाएगा, या फिर यानी उत्पादन संभावना वक्र के माध्यम से वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यानी दोनों वस्तु की मात्रा को घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन दोनों वस्तु की मात्रा को एक साथ नहीं बढ़ा सकते, यानी दोनों वस्तु की मात्रा को एक साथ आप घटा नहीं सकते। ठीक है, तो संसाधन जो है वह लिमिट में होता है, और ये दोनों के बीच का जो एक तरह से रिलेशन है काफी मतलब एकदम पूरक होता है, एक दूसरे का पूरक, मतलब एक को घटाएंगे तो दूसरा बढ़ेगा, दूसरा को घटाएंगे तो पहला बढ़ेगा। ठीक है, ये होता है उत्पादन संभावना वक्र की विशेषता यानी करैक्टर। अब चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा गया है, बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि एडम स्मिथ, मार्शल तथा रॉबिन्सन के अनुसार अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए, या फिर बोर्ड एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि एडम स्मिथ के अनुसार
अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है। शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में आपको पूछे जा सकते हैं। मार्शल और रॉबिन्स और एडम स्मिथ, ये तीनों जो अर्थशास्त्री हैं काफी महत्वपूर्ण, काफी फेमस थे, काफी मतलब प्रसिद्ध थे, जिनके मतलब ज्यादा पॉसिबिलिटी बनती है कि इनके अनुसार आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं परिभाषा। तो एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र जो है क्या है, धन का विज्ञान है, साइंस ऑफ वेल्थ। यानी एडम स्मिथ के जो कहते हैं कि अर्थशास्त्र क्या है, धन का विज्ञान है। एडम स्मिथ कहते हैं कि अर्थशास्त्र में हम लोग धन के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करते हैं। वहीं मार्शल कहते हैं कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। यानी मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र क्या है कि मानव कल्याण का विज्ञान है। कल्याण का मतलब क्या होता है, भलाई, यानी मानव की भलाई, ठीक है। यानी अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें हम लोग मानव की भलाई के बारे में पढ़ते हैं, मानव की भलाई के बारे में सोचते हैं, उसका स्टडी करते हैं, उसका खोज करते हैं। ये कौन कहते हैं, मार्शल। यानी मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र क्या है, मानव कल्याण का एक विज्ञान है। अब देखिए रॉबिन्स के अनुसार क्या है, अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है। चयन का मतलब होता है सिलेक्शन करना, ठीक है। आपके पास साधन लिमिट में है, आपके पास पैसा जो है, धन है, वो क्या है, लिमिट में है, लेकिन जरूरत आपको बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले आपको वो जरूरत को सेलेक्ट करना पड़ेगा, चयन करना पड़ेगा जो सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं रॉबिन्स के अर्थशास्त्र जो है वो क्या है, सिलेक्शन का एक साइंस है, यानी एक तरह से चयन का विज्ञान है। तो ये तीनों के अनुसार अर्थशास्त्र जो है ये इस प्रकार है। और शॉर्ट डिफिनेशन है एक लाइन में, ठीक है। ये एक लाइन में आप याद रखने का प्रयास करेंगे, भूलने का कोई जुगाड़ नहीं है, किसी तरह से भी याद रखने का प्रयास करेंगे क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि उत्पादन संभावना वक्र की परिभाषा लिखिए, ठीक है। उत्पादन संभावना वक्र क्या है कि दोनों वस्तु के बीच यानी साधन सीमित होते हैं और दो वस्तु का उत्पादन किया जाता है, दो प्रकार की वस्तु का उत्पादन किया जाता है और दोनों जो होते हैं एक दूसरे के पूरक होते हैं और यही दोनों वस्तु के बीच के जो संबंध बताते हैं जो वक्र, उसी को क्या बोलेंगे, उत्पादन संभावना वक्र बोलेंगे, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था के सीमित साधनों, यानी साधन तो लिमिट में है ना, साधन आपको जो भी दिए जाते हैं, जो भी कच्चा रॉ मटेरियल आपको दिए जाते हैं वो लिमिट में है। सीमित साधनों एवं तकनीक से उत्पादन की विभिन्न संभावनाओं को दर्शाने वाले वक्र को क्या बोलेंगे, उत्पादन संभावना वक्र बोलेंगे, ठीक है। यानी दो वस्तु, यहाँ आपका थोड़ा सा डेफिनेशन जो है दो वस्तु होगा, यानी दो वस्तु के उत्पादन की विभिन्न संभावनाओं को दर्शाने वाले वक्र को क्या बोलेंगे, उत्पादन संभावना वक्र बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपका शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक आपका शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन था। अब चलिए हम लोग एंट्री करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। अब देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं 5 मार्क्स के। जब 5 मार्क्स के आपको बोर्ड एग्जाम में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको अच्छी खासी लिखनी पड़ती है और अच्छा खासा आपको आंसर देना पड़ता है। तो आंसर जब देंगे तो पॉइंट बाय पॉइंट अगर आप आंसर देते हैं वो इफेक्टिव होता है। अगर आप आंसर देते हैं तो सबसे पहला लाइन आप यह प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन से रिलेटेड, जो क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है उसी से रिलेटेड आप जो लाइन होती है, इफेक्टिव लाइन, जो मतलब आपको नॉलेज है, वो लाइन सबसे पहले लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। बीच में आप क्या लिखते हैं नहीं लिखते वो कोई पता नहीं चलता, और लास्ट का जो 2 लाइन है उसको सही से लिखने का प्रयास करेंगे। अब व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, इसके क्षेत्र की विवेचना करें, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन आया। अभी आपका चैप्टर फर्स्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं, परिचय। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय चैप्टर फर्स्ट है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित करने के लिए आपको कहा जा रहा है, ठीक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो आपको डेफिनेशन देना है प्लस उसके बारे में भी लिखना है, इसके क्या क्या क्षेत्र है। तो अर्थशास्त्र की विषय वस्तु को मुख्यतः 2 भागों व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में वर्गीकृत किया जाता है। यानी अर्थशास्त्र की जो भी विषय वस्तु है, जो भी हम लोग अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं, जो भी सामग्री, जो भी टॉपिक्स, जो भी अवधारणाएं, जो भी मतलब परिभाषा हम लोग पढ़ते हैं, जो भी चीज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, वो सारी चीज को क्या बोलते हैं, विषय वस्तु बोलते हैं, ठीक है। तो वो विषय वस्तु को 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा भाग क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र। 2 ब्रांच है ना आपका 12th क्लास में, ये पहला ब्रांच है व्यष्टि और दूसरा है क्या, समष्टि अर्थशास्त्र। और वहीं व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक फॉर्म, एक परिवार या किसी एक व्यक्ति के आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। अगर व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात की जाए, यानी इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में आपको पूछा गया है ना, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसी एक फॉर्म या फिर किसी एक परिवार या फिर किसी एक जो ये होता फॉर्म होता है या फिर किसी एक फैक्ट्री जो होता है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, उसके आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र को सूक्ष्म अर्थशास्त्र, कीमत सिद्धांत या मूल सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र का 3 और नाम यहां जुड़ गया। पहला नाम क्या है,
पहला नाम है सूक्ष्म अर्थशास्त्र, दूसरा नाम है कीमत सिद्धांत, तीसरा नाम है मूल सिद्धांत। पूछे जा सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अन्य नामों को लिखें, या फिर ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू के रूप में आपको पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप लोग याद रखेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को 3 अन्य नामों से भी पुकारा जाता है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र, कीमत सिद्धांत या मूल सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन कह रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में यह विचार किया जाता है कि किस प्रकार की वस्तु का उत्पादन किया जाए। यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है आपका, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में, इसी में यह डिसीजन लिया जाता है कि किस प्रकार की वस्तु का उत्पादन किया जाए, यानी किस टाइप का वस्तु का उत्पादन किया जाए, कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। कोई भी वस्तु अर्थव्यवस्था में अगर उत्पादित की जाती है, कोई भी प्रोडक्ट का निर्माण अगर फॉर्म ऑफ फैक्ट्री के द्वारा किया जाता है, तो कितना किया जाना चाहिए, ये सारा चीज का जो डिसीजन होता है वो किसमें होता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि कितने श्रमिक काम पर रखे जाए, यानी जो मजदूर होते हैं, मजदूर लोग कितने श्रमिक काम में रखे जाएं, या फिर कितने श्रमिकों की जरूरत है, ये सारा चीज का जो एनालिसिस किया जाता है वो किसमें, व्यष्टि अर्थशास्त्र में, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में मुख्य रूप से व्यक्तिगत चरम व्यवहारों से संबंधित व्यवहारों से संबंधित जो भी नियम होते हैं, जो भी सिद्धांत होते हैं, उसको मतलब स्टडी किया जाता है। चरम व्यवहार यानी अर्थव्यवस्था में जो उपभोक्ता है, हम लोग क्या है, एक कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, हम लोगों का इकोनॉमी एक्टिविटी क्या है, हम लोग मतलब निर्धनता से गुजर रहे हैं या फिर अमीरी से गुजर रहे हैं। ठीक है, ये सारे जो एक्टिविटी है, जो व्यवहार है, इसका जो सिद्धांत, जो भी नियम वगैरह होते हैं, ये सारे चीज का जो स्टडी किया जाता है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। ठीक है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, इसके क्षेत्र की विवेचना करें, ये आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र है। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसके क्षेत्र की विवेचना करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का है, तो आपको लिखने में कंजूसी नहीं करनी है। अगर आप फिर वहां कंजूसी करेंगे तो आपको मार्क्स देने में भी वहां कंजूसी करेंगे, जो आपका कॉपी का मूल्यांकन करेंगे, जो वैल्यूएशन करेंगे, वो भी आपको सही से नंबर देने में कतराएंगे। ठीक है, इसलिए आपको दिल खोल के पूरा नॉलेज जो है आपका पूरा एकदम कॉपी में उतार देना है 5 मार्क्स का क्वेश्चन में। ठीक है, अब चलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र, क्योंकि हमको लास्ट में क्या कहा है क्वेश्चन का कि इसके क्षेत्र की विवेचना कीजिए, तो इसके अध्ययन क्षेत्र की हम लोग चलिए विवेचना करते हैं। तो पहला जो अध्ययन क्षेत्र है उत्पादन का सिद्धांत, यानी उत्पादन का सिद्धांत का अगर स्टडी किया जाता है, उत्पादन के सिद्धांत को अगर पढ़ा जाता है तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ा जाता है। तो उत्पादन का सिद्धांत ये क्या है, तो फर्म किस प्रकार उत्पादन के कारकों का प्रयोग करता है, ये है आपका उत्पादन का सिद्धांत। यानी फर्म जो भी है, जो भी फैक्ट्री, जो भी उद्योग है, जो भी मतलब कंपनी है, तो वो जो है उत्पादन के कारक तो जानते हैं ना आप, श्रम हो गया, भूमि हो गया, पूंजी हो गया, साहस, मानव, ये सब क्या उत्पादन के कारक हैं। वह कारक जिसका प्रयोग कर उत्पादन किया जाता है, किसी भी चीज को उत्पादित किया जाता है, उसको बोलते हैं उत्पादन कारक। ठीक है, अब दूसरा जो पॉइंट है वह है मांग का सिद्धांत, यानी उपभोक्ता अपनी आय के विभिन्न भागों का खर्च किस प्रकार की वस्तुओं तथा सेवाओं पर करती है, यह है आपका मांग का सिद्धांत। ठीक है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत ये भी सिद्धांत आते हैं, मांग का सिद्धांत। तीसरा जो पॉइंट है लागत का सिद्धांत, यानी उत्पादन लागत को किस तरह से कम किया जा सकता है, यानी लागत का जो प्रिंसिपल है, जो थ्योरी है, इसको कैसे घटाया जा सकता है, किसी भी चीज का उत्पादन करने में उसका जो कॉस्ट है, जो भी मतलब ज्यादा अगर पैसा लग रहा है, उसको कैसे कम किया जा सकता है, चिप कैसे किया जा सकता है, ये सारे चीज का जो स्टडी किया जाएगा लागत सिद्धांत के अंतर्गत। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लागत सिद्धांत। और ये लागत सिद्धांत की ये जो क्षेत्र है, लागत सिद्धांत का जो हम लोग स्टडी करते हैं, ये किसका विवेचना क्षेत्र है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का विवेचना क्षेत्र है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि कीमत सिद्धांत, यानी वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमत कैसे निर्धारित हो, यह है आपका कीमत सिद्धांत। तो कीमत सिद्धांत का भी जो स्टडी किया जाता है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। तो 5 पॉइंट में हम लोगों ने कीमत सिद्धांत, लागत सिद्धांत, मांग का सिद्धांत, उसके बाद उत्पादन का सिद्धांत। ठीक है, ये 4 पॉइंट आप याद रखेंगे। ये क्या हो गया आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र, यानी ये मेन टॉपिक है। ये बहुत सारे चीज का जो स्टडी करते हैं, बहुत सारे चीज का स्टडी किया जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में, लेकिन ये आप मेन याद रखेंगे, तभी आपका बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे उससे आपका मतलब सॉल्व हो जाएगा और ज्यादा इससे लिखने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोगों का सॉल्व हो गया, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, इसके क्षेत्र की विवेचना करें। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, दूसरा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो आपका है वो क्या है कि आर्थिक समस्या क्या है, इसके कारणों का उल्लेख करें। हम लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन में पढ़ा था कि आर्थिक समस्या से आप क्या समझते हैं। तो आर्थिक समस्या हम लोगों ने जनरली हम लोग जानते हैं गरीबी, ये क्या है आर्थिक समस्या है, या फिर किसी व्यक्ति की अगर रोजगार नहीं मिल रहा, ये भी एक क्या है आर्थिक समस्या है। किसी व्यक्ति को अगर अच्छा जीवन स्तर नहीं है तो वो भी क्या है आर्थिक समस्या है। तो ये तब आर्थिक समस्या है, लेकिन आपको आर्थिक समस्या का कारण का उल्लेख करने के लिए करा। ठीक है, इसका क्या क्या कारण हो सकते हैं, कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स।
तो आर्थिक समस्याओं के उत्पन्न होने के कारण, हो सके तो आर्थिक समस्या का परिभाषा भी दे दें, यानी उसका डेफिनेशन भी लिख दें और बेटर हो जाएगा, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छी तरह से आपको लिखना पड़ेगा। तो आर्थिक समस्या के उत्पन्न होने के कारण सबसे पहला जो कारण है वो क्या है कि दुर्लभ साधन या संसाधन, यानी स्केर मीन्स, यानी दुर्लभ का मतलब होता है जो जल्दी ना मिले, जो सीमित में हो, जो मतलब काफी ज्यादा मतलब प्रकृति में कम मात्रा में उपलब्ध हो, उसको क्या बोलेंगे, दुर्लभ संसाधन या फिर साधन। ठीक है, तो पूरे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में संसाधनों की सीमितता होती है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था हो, किसी भी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था हो, उसके पास जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जो प्राकृतिक संसाधन है, कोयला वगैरह, पेट्रोल वगैरह, वो सब क्या है, सीमित में है, लिमिटेड में है। ऐसा नहीं कि वो भी पनपते जा रहा है, वो भी उत्पन्न होते जा रहा है, दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, ऐसा तो नहीं होता ना किसी भी देश में या फिर किसी भी अर्थव्यवस्था में। वही बात कर रही है कि किसी भी क्षेत्र में साधनों की जो सीमितता होती है, जो लिमिटेशन होती है, वो क्या होती है, मतलब लिमिट में होता है। किसी भी साधन जो रिसोर्सेज है वो लिमिट में होती है, अर्थात साधन सीमित होते हैं। यानी जो रिसोर्सेज हैं, जो भी मतलब धन है, जो भी मतलब नेचुरल रिसोर्सेज है, कोयला वगैरह, वो क्या है, लिमिट में होते हैं। अर्थशास्त्र में दुर्लभता का अर्थ संसाधनों तथा वस्तुओं की मात्रा कम और उनकी मांग अधिक से है। ठीक है, यानी अर्थशास्त्र में अगर बोली जाए तो इसमें दुर्लभ का मतलब क्या हो जाएगा कि संसाधनों तथा वस्तुओं की मात्रा कम है और उनकी मांग अधिक है। संसाधन और जो वस्तु हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो प्रकृति में कम उपस्थित है, कम मात्रा में उपस्थित है, और जनसंख्या की ओर से यानी आदमी जो मानव है, मानव उनको ज्यादा डिमांड करते हैं, ज्यादा मांगते हैं, उनकी जरूरत बहुत ज्यादा है, तो ये है दुर्लभता। ठीक है, ये पहला कारण है आर्थिक समस्या का। दूसरा जो कारण है असीमित आवश्यकताएं, यानी अनलिमिटेड वांट्स। या असीमित आवश्यकताएं क्या होता है कि मानव की आवश्यकताएं असीमित है, सही बात है, हमारे पास पैसा जो कम है, ठीक है, पैसा तो लिमिट में, लेकिन जरूरत बहुत ज्यादा है। यही है आपका मानव की असीमित आवश्यकता, यानी अनलिमिटेड नेसेसरी, यानी अनलिमिटेड वांट्स। आपके पास धन काफी नहीं है, आपके पास पैसा काफी नहीं है, लेकिन जरूरत बहुत ही ज्यादा है, जरूरत बहुत काफी है। ठीक है, तो इसी को क्या बोलेंगे, असीमित आवश्यकताएं। लेकिन संसाधन तो आपके पास लिमिट है ना, लेकिन पैसा तो आपके पास लिमिटेड में है ना, जिस कारण मनुष्य के आवश्यकता की संतुष्टि प्राप्त करना अर्थव्यवस्था में समस्या उत्पन्न कर देती है। यानी आपके पास रुपया पैसे कम है, फिर भी आपके पास जरूरत ऐसे जरूरत आ जाते हैं, ऐसा काम आ जाता है, आपको करना ही पड़ता है। ठीक है, तो ये जो है एक अर्थव्यवस्था में आपका आर्थिक गतिविधि जो है, यानी आर्थिक सिचुएशन जो है, उसमें एक समस्या उत्पन्न कर देती है, यानी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। यह है आपका असीमित आवश्यकताएं। तीसरा जो पॉइंट है साधनों के वैकल्पिक प्रयोग, यानी अल्टरनेटिव यूज ऑफ मीन्स। अल्टरनेटिव यूज ऑफ मीन्स यानी साधनों के वैकल्पिक प्रयोग। तो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, विनिमय तथा उपभोग जीवन की आधारभूत आर्थिक गतिविधि है। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, विनिमय, उपभोग जीवन की क्या है, आर्थिक गतिविधि है। मूलभूत मतलब क्या है कि आर्थिक गतिविधि आधारभूत है। यानी कहने का मतलब ये कि हर एक व्यक्ति क्या करते हैं, कुछ न कुछ चीज का उत्पादन करते हैं, कुछ न कुछ चीज का खरीद बिक्री करते हैं। हर एक चीज का मतलब जीवन में हम लोग भी क्या करते हैं, उपभोक्ता है, उपभोग करते हैं। तो ये सब क्या है, आधारभूत गतिविधि है, बेसिक मतलब क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, हर एक आदमी का, हर एक मतलब मानव का, हर एक उपभोक्ता का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था को इन आधारभूत आर्थिक क्रियाकलापों के दौरान संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है। ठीक है, सही बात है, उपभोग करेंगे जब आप किसी चीज का उपयोग करना चाहेंगे तो वहां भी आपको सामना करना पड़ेगा, वहां भी आपको मतलब जो भी संसाधन है उसके वैकल्पिक प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, यानी अगर 2-4 जरूरत है आपको, ठीक है, तो पहला जरूरत वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा जो सबसे ज्यादा जरूरत है आपको। तो वहां आपको क्या करना, विकल्प, यानी विकल्प जैसे टिक लगाते हैं ना हम लोग, जैसे मतलब जैसे कि हम लोग विकल्प आप लोग होता है ना, जैसे कि 4 विकल्प होते हैं इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो वहां आपको वो विकल्प चूज करना पड़ता है जो सही होता है। तो यहाँ आपके पास बहुत सारे जरूरत है, 4 जरूरत है, 4 जरूरत में से जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो आपको टिक करना पड़ता है। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, साधनों के वैकल्पिक प्रयोग। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि तथा संसाधनों की यही कमी चयन की समस्या उत्पन्न कर देती है। चयन का मतलब होता है सिलेक्शन करना, सेलेक्ट करना। ठीक है, आपके पास जरूरत बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको मजबूरी में वो जरूरत को पूरी करनी पड़ती है जो जरूरत आपको बहुत ही ज़्यादा संतुष्टि प्रदान कर सकता है, बहुत ही ज़्यादा संतुष्टि दे सकता है। तो वहाँ आपको चयन करना पड़ता है, सेलेक्ट करना पड़ता है। तो ये है आपका साधनों के वैकल्पिक प्रयोग। ठीक है, तो ये आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि आर्थिक समस्याओं का उल्लेख करें या फिर उनके कारणों का उल्लेख करें। 5 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आएगा तो कम से कम तो इतना लिखना
लिखना बहुत जरूरी है। कम से कम तो ये 3 पॉइंट को आपको लिखना ही है हर हाल में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं की विवेचना कीजिए। हम लोगों ने पढ़ा है कि अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याएं आती है, ठीक है, बहुत सारी समस्या आती है अर्थव्यवस्था में, तो आपको केंद्रीय समस्या का विवेचना करना है। तो ये केंद्रीय समस्या क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि सीमित साधनों का विनिधान यानी आवंटन जिसको बोलते हैं, और अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का वितरण किसी भी अर्थव्यवस्था की मूल समस्या अर्थात केंद्रीय समस्या, ठीक है। यानी अब देखिए केंद्रीय समस्या आपका डेफिनेशन है इस प्रकार। तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या जो है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था की, कोई भी देश हो, कोई भी क्षेत्र हो, उसकी अर्थव्यवस्था में 3 प्रकार का प्रॉब्लम होता है। पहला जो प्रॉब्लम है, क्या उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, ठीक है। अर्थव्यवस्था में ये चीज तो डिसीजन लेना पड़ता है ना कि किस चीज का उत्पादन किया जाएगा और कितनी मात्रा में किया जाए। तो प्रत्येक अर्थव्यवस्था की वस्तुओं के उत्पादन के लिए चयन करना पड़ता है। जैसे प्रत्येक अर्थव्यवस्था को कृषि तथा उद्योग उत्पादों के बीच चयन यानी सेलेक्ट करना पड़ता है कि उनका किन का उत्पादन अधिक तथा किन का उत्पादन कम मात्रा में किया जाए, ठीक है। यह पहला मतलब केंद्रीय समस्या है। दूसरा जो केंद्रीय समस्या है वो क्या है कि वस्तुओं का उत्पादन कैसे अथवा किस प्रकार किया जाए, ठीक है, यानी चयनित यानी जो भी, अब ठीक है, अब यहां सेलेक्ट कर लिए, ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, ठीक है। मान लिए आप मतलब कोई कृषि उत्पाद को उत्पादन करना चाहते हैं और वो मतलब 3 मेट्रिक टन में उत्पादन करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया। लेकिन दूसरा प्रॉब्लम क्या आके खड़ा हो जाता है कि अब हम तो सॉल्व कर लिए, वस्तु का चयन कर लिए, सेलेक्ट कर लिए, लेकिन वस्तुओं को उत्पादन कैसे किया जाए और किस प्रकार किया जाए। यानी कहने का मतलब ये कि वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन करने के लिए अधिक श्रमिकों का प्रयोग किया जाए या फिर अधिक टेक्नोलॉजी वाला मशीन का प्रयोग किया जाए। तो ये भी एक केंद्रीय समस्या है अर्थव्यवस्था की, ठीक है। ये दूसरा केंद्रीय समस्या है। तीसरा जो केंद्रीय समस्या है, ठीक है, मान चलते हैं आप वस्तु का उत्पादन कर लिए, ठीक है, वस्तु को सेलेक्ट भी कर लिए, उसकी मात्रा को भी सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, वस्तुओं का उत्पादन भी आप टेक्नोलॉजी और श्रमिकों की सहायता से कर लिए, लेकिन उत्पादन करके वस्तु को तो आप पैक करके नहीं रखेंगे किसी भी अर्थव्यवस्था में। यानी किसी भी अर्थव्यवस्था, कोई भी देश वस्तु को क्या करने के लिए, उपयोग करने के लिए मतलब उत्पादन करता है ना। तो ये भी एक आर्थिक समस्या है कि किसके लिए वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। पहले ये चीज आप फिक्स कीजिए, ठीक है, ये चीज आप फिक्स करेंगे तभी कोई चीज मतलब सॉल्व हो पाएगा। मान चलें, ठीक है, बहुत सारे पैसे खर्च हुए, उत्पादन कर लिए वस्तु का, ठीक है, लेकिन बाद में पता चला कि ये वस्तु का उपभोक्ता हमारे अर्थव्यवस्था में है ही नहीं, तो वहां फिर एक तरह से लॉस हो जाएगा ना। तो ये भी चीज मतलब सॉल्व करना पड़ता है कि किसके लिए वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। तो इस समस्या का संबंध है उत्पाद यानी वस्तु को अर्थव्यवस्था में विभिन्न व्यक्तियों यानी उपभोक्ताओं के बीच किस प्रकार आवंटित किया जाए, किसको उत्पाद का अधिक भाग, वो किसको उत्पाद का कम भाग बांटा जाए, प्राथमिक आवश्यकताएं जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं सभी को आसानी व मुफ्त रूप से उपलब्ध हो या नहीं हो, ये सब भी क्या है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या आप समझ लिए, किसके लिए वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। पहला जो समस्या है वो क्या है कि क्या उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, ठीक है। चलिए ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। दूसरा प्रॉब्लम आके ये खड़ा हो जाता है कि वस्तुओं का उत्पादन किस प्रकार किया जाए। चलिए ठीक है, ये भी सॉल्व हो गया, वस्तु का उत्पादन कर लिए। तीसरा प्रॉब्लम ये आके खड़ा हो जाता है कि किसके लिए उत्पादन किया जाए। ये तीनों जो है किसी भी अर्थव्यवस्था का मूल समस्या है, केंद्रीय समस्या है, ठीक है। तीनों पॉइंटों को आप किसी भी हाल में भूलने का प्रयास नहीं करेंगे, भूलने का कोई जुगाड़ नहीं है, भूलने का कोई जुगाड़ नहीं है, किसी भी हाल में आप याद रखेंगे, नोट बनाने का प्रयास करेंगे, नहीं तो फिर वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं होगा। मैं ही आपको बोलता हूं आप वीडियो देखना छोड़ दीजिए अगर आप नोट नहीं बनाते हैं, क्योंकि इतनी मेहनत से मैं पढ़ाता हूं आप लोगों को, अगर आप याद नहीं रखेंगे तो फिर ये सारी मेहनत जो है बेकार हो जाएगी, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर 4 लघु यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, इसको आप परिभाषित कीजिए, इसको स्पष्ट कीजिए। 5 मार्क्स तक आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है, पॉइंट बाय पॉइंट आप लिखेंगे तो बेस्ट होगा। देखिए पहला जो पॉइंट है, सबसे पहले आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र इधर लिख देना है, मतलब राइट लेफ्ट में, और ये इधर राइट में आपको समष्टि अर्थशास्त्र लिख देना है, ठीक है। तो पहला क्या पॉइंट लिखेंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, सही बात है, और समष्टि अर्थशास्त्र में सामूहिक आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। अब वहां अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको थोड़ा सा बढ़ा देना है, ये पॉइंट को आप बढ़ा देंगे, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, ये इसमें फिर ठीक है, ये लाइन आप लिख देंगे, इसको बढ़ा करके 2-4 लाइन और लिख देंगे अपने दिमाग से जो भी आएगा, क्योंकि इतना पूरा चैप्टर आप पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में तो बहुत सारे आइडियोलॉजी होंगे, बहुत सारे मतलब चीज होंगे, मतलब बस बहुत सारे नॉलेज होंगे, तो उसको आपको लिख देना है। दूसरा पॉइंट क्या लिखना है
कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन एवं विश्लेषण अपेक्षाकृत आसान होता है तथा इसमें बाकी क्षेत्र को सामान्य मान लिया जाता है। जब बाकी क्षेत्र जो जटिल क्षेत्र होते हैं, हंसने वाली भी बात है, बाकी क्षेत्र को सामान्य मान लेते हैं और चलो स्टडी करो तो आसान ही होगा ना। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का विश्लेषण अपेक्षाकृत क्या होता है, आसान होता है, इजी होता है, क्योंकि बाकी क्षेत्र को सामान्य मान लिया जाता है। कोई नहीं, कोई हार्ड नहीं है, कोई क्षेत्र, कोई बड़ा क्षेत्र नहीं है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में सबको जनरल, सबको शांत करके रखो, सब कोई समानता है, सब कोई सामान्य है, कोई बड़ा क्षेत्र नहीं है, कोई बड़ा मतलब थ्योरी नहीं है, कोई बड़ा अवधारणा नहीं है, जीडीपी वगैरह के बारे में कोई अध्ययन नहीं करना है, एनएनपी के बारे में कोई अध्ययन नहीं करना है, पूरा सिंपल, क्योंकि जीडीपी वगैरह तो सब इसमें आ जाता है ना, समष्टि अर्थशास्त्र में, एनएनपी वगैरह सब आ जाता है समष्टि अर्थशास्त्र में। तो ये सब क्या है, आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र है। ठीक है, अब देखिए समष्टि अर्थशास्त्र में क्या लिखेंगे। अगर बी पॉइंट आप व्यष्टि अर्थशास्त्र का तरफ लिखे तो बी पॉइंट में आप समष्टि अर्थशास्त्र में क्या लिखेंगे, समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन एवं विश्लेषण कठिन होता है। जीडीपी वगैरह जब निकालेंगे तो कठिन होगा ना, एनएनपी जब निकालेंगे तो कठिन होगा ना, एनआई जब निकालेंगे तो कठिन होगा ना। एनआई निकालने के लिए पूरे देश की जनसंख्या की गणना करनी पड़ती है। पूरे देश की जनसंख्या की गणना करने के बावजूद भी वहां आपको पूरा देश का जो इनकम है उसको मतलब डिवाइड करना पड़ता है, तभी आपका एनआई निकलता है। तो ये भी एक क्या है, जटिल प्रोसेस है। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र में टॉपिक आते हैं। ठीक है, तो इसलिए समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन एवं विश्लेषण क्या है, कठिन है। अब देखिए तीसरा पॉइंट है कि कीमत सिद्धांत एवं संसाधन के आवंटन की समस्या का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। यानी कीमत सिद्धांत, किस वस्तु का कीमत कितना होगा, कौन सी वस्तु की कीमत क्या होगी, और संसाधनों का जो आवंटन होगा यानी उसका जो बंटवारा होगा अर्थव्यवस्था के लोगों के बीच, उपभोक्ताओं के बीच, ये कैसे होगा, ये भी एक समस्या है। तो ये समस्या का जो अध्ययन किया जाता है तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। और यही पॉइंट हम समष्टि अर्थशास्त्र में जब लिखेंगे तो समष्टि अर्थशास्त्र में आय और रोजगार निर्धारण सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। रोजगार को कैसे बढ़ाया जाए, लोगों को रोजगार कैसे मिले, रोजगार का स्तर को कैसे ऊपर किया जाए, तो ये सारे चीज का जो अध्ययन किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। लास्ट पॉइंट है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है। यह पॉइंट आपको याद रखना है। समष्टि अर्थशास्त्र अपूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखें कि ये आपका क्या है, बेसिक डिफरेंस है किसमें, व्यष्टि अर्थशास्त्र में और समष्टि अर्थशास्त्र में। यह आपका क्या है, लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है। इस देखिए आप ये पॉइंट अगर याद रखेंगे, वैसे भी पॉइंट तो यहाँ कम है, अगर 5 मार्क्स का अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो यह पॉइंट कम पड़ेगा आपको, क्योंकि जब आप ये पॉइंट याद रखेंगे तो 100% गारंटी है जब आप अच्छी तरह से पढ़ के जाएंगे तो ये पॉइंट को थोड़ा सा और ब्रॉड करेंगे, थोड़ा सा खींच देंगे, लाइन 2-4 लाइन और ऐड कर देंगे, तो 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन जो वहाँ शर्त दिए जाते, जो कंडीशन लगाया जाता है कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन 150 शब्दों में दें, 200 शब्दों में दें, तो वो आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बेसिक लाइन को आप पॉइंटों को याद रखिए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या डिफरेंस है ये आप समझ लिए। तो ये लघु दीर्घ उत्तरीय प्रश्न था। ठीक है, और दूसरा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ये था कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है। 3 ही केंद्रीय समस्या है, तीनों को आपको याद रखना है। पहला क्वेश्चन क्या था दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में कि आर्थिक समस्या क्या है, इसके कारणों का उल्लेख करें। इसमें भी 3 पॉइंट है आपका। ठीक है, उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, इसके क्षेत्र की विवेचना करें। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, इसका डेफिनेशन पूरा लिख देना है। ठीक है, उसके बारे में इसका क्षेत्र कौन कौन सा सिद्धांत है इसमें स्टडी किया जाता है, उत्पादन, मांग, लागत और कीमत सिद्धांत है, इसको आपको लिख देना है। ठीक है, तो ये आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र हो जाएगा। तो ये आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न था। टोटल हम लोगों ने 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी लघु दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया। चैप्टर 1 परिचय व्यष्टि अर्थशास्त्र का। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने उत्पादन संभावना वक्र की परिभाषा को जाना, एडम स्मिथ, मार्शल और रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र क्या है। उसके बाद उससे पहले हम लोगों ने जाना कि उत्पादन संभावना वक्र की क्या क्या विशेषताएं होती है, अवसर लागत क्या है। इससे पहले हम लोगों ने और एक वीडियो में टोटल 8 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को यानी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया। ठीक है, अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ चीज आपका छुटा हुआ है, थ्योरी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो वो सारा वीडियो का आपको लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं जस्ट अभी। ठीक है, तो प्लीज आपसे लास्ट में रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर दें, क्योंकि काफी मेहनत लगती है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोट अवश्य बनाएं। ठीक है, तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।